तो हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की, और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स एनडीए और डबल ए के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़रूर उसको फॉलो करें आप जाके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ये लेक्चर 5 है। हम लोग इसके 4 लेक्चर आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम, यानी कि चाहे आप एनडीए की बात करें या डबल ए एसएसआर या एयरफोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं इस लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। तो इस लेक्चर में फिर से हम लोग 8 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सबसे पहले आप इन 4 क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग नीचे से करते हैं। लिखा हुआ है एक पासा 2 बार फेंकने पर ऊपर योगफल 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक डाइस को हमने 2 बार ट्वाइस फेंका है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर जो सम आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, 10। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, एन ई अपॉन एन एस। केवल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक एन ई है और एक एन एस है, ठीक है। एन एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस का जो ओवरऑल जो इसमें एलिमेंट्स बनते हैं। सैंपल स्केल यानी कि एनएस की बात करें तो एनएस, अगर एक पासे की बात करें तो पासे के लिए बेटा होता है 6 की पावर n, जबकि सिक्के के लिए हमने आपको पहले ही बताया 2 की पावर n होता है, जहाँ पे n का मतलब है कि कितने सिक्के एक बार में फेंके जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इस 6 की पावर n में n का मतलब है कि पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे पासों को फेंका कितनी बार गया है, 2 बार। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे एनएस इसका फिक्स है, कितना हो जाएगा 36। अब बात करते हैं एनी की। तो एनी हम लोग हमेशा कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कंडीशंस इसमें ये दी गई है कि हम पासा जब फेंकेंगे तो ऊपर योगफल 10 आना चाहिए। अब देखिए 10 कब कब आ सकता है, अगर हमने पासे को फेंका है तो ऊपर अगर 6 और 4 आ गया तब भी 10 आ जाएगा, 4 और 6 आ गया तब भी, 6 4 आ गया तब भी आ जाएगा, और 4 6 तब भी आ जाएगा, और 5 5 आ जाएगा तब भी आ जाएगा। और किसी भी केस में 5 5 नहीं, ऐसा नहीं, यानी कि 10 10 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसके अलावा और कोई केस अगर हम लेते हैं तो इसके बाद जो सम है वो 11 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, इससे बाकी कम हो जाएंगे। लेकिन 10 के लिए केवल 3 कंडीशन ही हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे एनी आपका कितना हो जाएगा, 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/12, जो कि ऑप्शन आपका नंबर दिया हुआ है क्या, सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/12। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम लोग करते क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि भैया हर जगह एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, और एल हॉस्पिटल रूल लगा तो हम देंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्या वो आंसर सही होगा आपका, नहीं। क्यों? कि अगर इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन है क्यों रॉन्ग हो जाएगा, समझिए। अगर आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, -1। जैसे रखेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो 0 आप टिक कर देंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले हमें कुछ कंडीशंस हमने आपको बताई थी, पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल पे लिया था, और आज ही हमने ऐसे क्वेश्चन लिया है। इसका रीजन क्या है, तो कंडीशन देखिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कुछ कंडीशंस होती है, वो क्या होती है पहले उनको समझते हैं। देखिए कभी भी लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर fx और नीचे लिखा हुआ है gx, 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल हम तब लगाते हैं जब ये a वैल्यू रखने पर ऊपर भी 0 बने और नीचे भी 0 बने, तभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही हम 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा और आंसर 1/पाई आ जाएगा। तो इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर हम 1/पाई लगा देंगे।
ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। जैसे कि मान लेते हैं हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x+2 अपॉन x+3, तो आप इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आपका फिर से गलत हो जाएगा। भैया कोई जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला लगाने की, कौन सा 0/0 बन रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा कितना 5, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आंसर जैसे ही आप 0 रखेंगे cos 0 1 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा पाई, तो 1/पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि द एक्सिस ऑफ द पैराबोला y² + 2x = 0, यानी कि जो हमारा परवलय लिखा हुआ है y² = 2x, इसको अगर हम 2x उस साइड ले जाए तो ये हो जाएगा y² - 2x। ठीक है, तो ये एक पैराबोला लिखा है, इसका हमें एक्सेस बताना है, यानी कि इसके अक्ष का समीकरण बताना है। अब देखिए अक्ष का समीकरण अगर y² बराबर हम 4x की बात करें तो y² बराबर 4x जो परवलय होता है आपका, चाहे y² बराबर 4x की बात करें या y² बराबर -4x की बात करें, दोनों ही परवलय जो है वो हमारे एक्स अक्ष पे बनते हैं। किससे बनते हैं, एक्स अक्ष पे। तो जब परवलय एक्स अक्ष पे बनता है तो उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर हो गया y बराबर 0। क्लियर है ना। तो बस इस चीज को याद रखना है आपको कि अगर y पे स्क्वायर लगा होता है तो परवलय हमेशा x पे बनता है, और x पे स्क्वायर लगा होता है तो परवलय y पे बनता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर y पे लगा है तो परवलय आपका x पे बनेगा। अगर आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव एक्सेस से बनेगा, और आगे माइनस का साइन है तो निगेटिव एक्सेस से बनेगा। तो ये फिलहाल किससे बनेगा, पॉजिटिव एक्सेस, सॉरी निगेटिव बनेगा, लेकिन अक्ष वही रहेगा, y = 0, क्योंकि x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण सबको पता है क्या होता है, y = 0। तो आंसर इसका बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेट a = एक सेट लिखा हुआ है ABCD, और B लिखा हुआ है एक सेट XYZ। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चीज समझ लेते हैं कि है क्या। तो देखिए कभी भी आपको अगर एक कोई सेट दे दिया जाए, ठीक है, और उसमें एलिमेंट जो है वो हम मान लेते हैं m है। देखिए Na का मतलब होता है इसकी कार्डिनलिटी, यानी कि अगर इस सेट की कार्डिनलिटी की बात करें तो इस Na की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। कार्डिनलिटी मीन्स होता है, ध्यान रखिएगा, कार्डिनलिटी मीन्स होता है, ठीक है, कार्डिनलिटी मीन्स का क्या होगा कि जो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है उनका सम लिखना है यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल देखिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 4, तो 4 लिख देना। यहाँ पे कितने नंबर है 3, तो यहाँ पे B की कार्डिनलिटी कितनी होगी 3। तो अगर कोई भी सेट M एक आपको A दिया जाता है और उसमें एलिमेंट M है, ठीक है, और एक सेट दूसरा दिया जाता है B, उसमें मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल M लेते हैं, ठीक है, क्योंकि N ऑलरेडी हमने यूज किया है यहाँ पे, और इसमें N है, तो ओवरऑल N A क्रॉस B में, यानी कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट की संख्या होगी, यानी कि जो कार्डिनलिटी होगी उसकी, वो होती है M × N। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो A में एलिमेंट 4 है और B में कितने 3, इसलिए A क्रॉस B में, यानी कि N A क्रॉस B में जो एलिमेंट हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 × 3 यानी कि 12। तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि यदि समीकरण x² + ax - b = 0 है, ठीक है, और का एक मूल कितना है 1, यानी कि इसका एक रूट दिया हुआ है, तब आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। इस इक्वेशन x² + ax - b = 0 and one root of the equation is 1, then find the value of a - b + 1 की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए हमने ये पता है कि कोई भी अगर इक्वेशन का मूल होता है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। मूल का मतलब होता है उस समीकरण का सोल्यूशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मूल जो है इस समीकरण का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है अगर, तो हम इस इक्वेशन में अगर इसको पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, यानी कि जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही बार हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो ax यानी कि a × 1 a मिल जाएगा, और यहाँ देखिए तो कुछ रखना ही नहीं है, तो -b और इक्वल टू क्या आ गया 0। इसी की तो वैल्यू भैया निकालनी थी 1 + a - b, तो आंसर क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको मिल जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर 5 हट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है कि इफ sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो cos a प्लस cos b कितना होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं -1, 0, 1 और 3। किस तरीके से करना है ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिया गया है यहाँ पे sin a sin b और इसकी वैल्यू दी गई है 2, और आपको ये बताना है cos a cos b की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनमें भी ये इफ वर्ड लगा होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दी गई इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे सॉल्व करें कि ए और बी की वैल्यू निकाल लें, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि हम कैसी ऐसी यहाँ पे वैल्यू रखें ए और बी की जगह कि हमको ये 2 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 90 पुट कर दें और यहाँ पे क्या रख दें 90, तो sin 90 1 और sin 90 फिर से 1, तो 1 1 मिला के कितना हो जाएगा 2। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 90 और 90, और इन दोनों वैल्यूज का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप एनडीए की बात करें या डबल ए की बात करें या एसएसआर की बात करें, और या चाहे आप एयरफोर्स की बात कर लें, इन क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है। तो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके। तो इन क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग यहाँ पे इतनी कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको वही प्रोवाइड किए जाए जो एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है सर आप जो लेवल है वो बहुत हल्का है, यानी कि बहुत इजी है, तो हम इतना टफ लेवल लेकर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि हमें कोई IIT जेईई का एग्जाम नहीं देना है जो हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएं। हमें केवल उतना ही जरूरत है जितनी की हमारे लिए आवश्यकता होगी, केवल उतनी आपकी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो अगर ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने 90 निकाल ली है, तो यहाँ पे 90 रखेंगे और यहाँ पे 90 रखेंगे, तो cos 90 0 होती है और cos 90 0, तो 0 + 0 0, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी यानी कि 0। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है कि लिखा हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू log रूट 10x, तो आपको ये बताना है कि फाइंड dy dx x इज इक्वल टू π/4 पे। ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू dy dx की x इज इक्वल टू π/4 पे क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यानी कि इसका डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट अगर करें तो dy dx इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो रूट लिखा हुआ है इसको log m की पावर n से हम लोग आगे ला सकते हैं, क्योंकि इस रूट का मतलब हमें पता है कि क्या होता है पावर 1/2। तो 1/2 अगर आगे आ जाएगी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 और log 10x का होता है 1/10x, ठीक है। और 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा sec² x। अब बाकी हमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू π/4 पे। तो हम यहाँ पे π/4 अपना पुट कर देते हैं। जैसे ही वैल्यू हम यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 1/2 तो था ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इंटू 10x यानी कि 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपमान में आ जाएगा 1 sec² π/4। तो sec 45 की वैल्यू √2 होती है, और √2 का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 2 यहाँ लिख देंगे, ये 2 इससे कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर क्या 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको डी मिल चुका है यानी कि 1। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल n। देखिए ये जो इस तरीके का सिंबल है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने सिंबल इसको अलग इसलिए यूज किया हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को नहीं जानते हो तो आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ जाए। और ये जीपी में है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कभी भी 3 नंबर ए बी और सी एपी में दिख जाए तो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है। जबकि अगर हम बात करें अगर एबीसी हमारे एपी में है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि बीच वाले का डबल अन्य दोनों के सम के बराबर होता है।
ठीक है। तो फिलहाल ये किसमें दिए हुए हैं, मैं जीपी में। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर अन्य दोनों के मल्टीपल के बराबर कर देंगे। तो बीच वाला यानी कि हमारा 3 फैक्टोरियल 9 है, ठीक है, यानी कि 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 9 और फैक्टोरियल n का मतलब है फैक्टोरियल को 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन यानी कि फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n+1। देखिए एक फैक्टोरियल हमने काट दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां से जब n+, देखिए प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब भी फैक्टोरियल इसे 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार लेंगे तो अंदर एक कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ही आप n+1 बाहर लेंगे तो अंदर एक n+1 -1 होगा, यानी कि n बचेगा। तो n+1 हम लोगों ने बाहर लिया तो अंदर आपका बचा फैक्टोरियल है, और यहाँ पे एक फैक्टोरियल जो था उससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे कि आपको केवल n = 9 = n+1 मिला, ठीक है। तो n+1 = अगर 9 है तो बेटा n = कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 8 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को